नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 मात्र 20 दिन बाकी हैं आपके एग्जाम के। इसलिए आप इस वीडियो को इवनिंग में, शाम को, रात में देख रहे हैं, तब शायद 19 दिन भी लग रहे होंगे। वैसे अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 27 दिसंबर के दोपहर के 12 बजे हैं, तो अभी 20 दिन है हमारे पास। क्योंकि आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 16 जनवरी से आपका एग्जाम है। कब से है आपके एग्जाम की डेट? मैं पहले बता देता हूँ, 16 जनवरी से, यानी कि आपके पास 15 दिन जनवरी के हैं। और यदि आज आप ये वीडियो तुरंत देख पा रहे हैं तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन है। इनफैक्ट देखा जाए तो आज का दिन आपका जा ही चुका है, तो आपके पास 19 दिन बचे हुए हैं। अब कोई छात्र बोले कि सर हमने आपका वीडियो देख लिया है, हमारा पेपर निकल जाएगा, तो भाई आपने पहले से यदि नहीं पढ़ा है और आप सोचते हैं कि 18-20 दिनों में पेपर निकल जाएगा, तो फिर ये बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आपने पहले से तैयारी करके रखी है और कहीं पर आपकी मिस्टेक हो रही है, तो उस मिस्टेक को हम थोड़ा सा सही कर सकते हैं, या फिर हमें इस बाकी के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शायद ऐसा तो नहीं है, आपने तैयारी तो कर ली है लेकिन कुछ काम की चीज़ आपने छोड़ के रखी हुई है, तो उसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं कैसे सफलता अर्जित करनी है इन बाकी के 20 दिनों में, दोबारा बता रहा हूं कि 20 डेज, ये मत सोचना कि हम शून्य से पे सवार हैं और हम 20 डेज में कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले से आप रेडी थे, आपने कार्य किया है, तब जाकर के ये 20 दिन आप प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। दोस्तों कैसे, पहले तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा भैया अपने कोर्स का अवश्य बताएंगे, क्योंकि उसके बिना कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है। दोस्तों, खान ग्लोबल स्टडीज में खान सर का जो एप्लीकेशन है केजीएस, ठीक है, खान ग्लोबल स्टडीज में एक हम बैच लेकर के आए थे, एमपीएसआई प्री का। इसमें शॉर्ट में थ्योरी भी थी, आ, हर एक जो भी आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी थे, साथ में 10 फ्री मॉक टेस्ट थे। ये पूरा का पूरा जो बंडल है, इसको हमने 699 में आपको दिया था। अभी भी प्राइस इसका ए है, लेकिन 25 दिसंबर से लेकर के ना 1 जनवरी तक एक ऑफर चल रहा है 10% डिस्काउंट का। 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक 10% डिस्काउंट का, क्रिसमस का या न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, और उसका कोड है न्यू ईयर 2026, या फिर मेरे ख्याल से न्यू ईयर ओनली 26 है। जो जिन लोगों को परचेज करना हो वो इस कोड का यूज करेंगे। एमपी के या फिर खान ग्लोबल स्टडीज के सभी कोर्सों में एक कोड चल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिलता है इसमें। ठीक है, ध्यान देना। इस ये हेल्पलाइन नंबर है खान ग्लोबल स्टडीज का। कोई समस्या होती है तो इस नंबर पर आप फोन कर लेते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाती है। कस्टमर केयर का नंबर है। इसमें टेस्ट सीरीज दोस्तों, यार 10 मॉक टेस्ट फ्री थे, लेकिन जिनको बैच नहीं लेना है वो ओनली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं खान ग्लोबल स्टडीज से, जिसकी फीस 49 रुपए है। इसमें 10 टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल विद सॉल्यूशन मिलते हैं, आपको ए भी मिल जाएगा, और इसमें भी आप कोड का यूज करेंगे तो 4 रुपए का डिस्काउंट यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, चलो ये तो कोर्स की बात कर ली। अब हम दोस्तों बात करते हैं, अच्छा ये कैसे ज्वाइन करना है पहले ये भी बता देता हूँ। आप या तो खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पे आ जाइएगा, या फिर खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे सर्च करने पर ऐसी वेबसाइट दिखाई देती है। जब इसको ओपन करते हैं तो वेबसाइट या एप्लीकेशन हमें कुछ यहाँ दिखता है। यहाँ सर्च करने का ऑप्शन आता है। यहाँ सर्च जैसे ही हमारा एमपी करेंगे तो एमपी के जो भी बैच होंगे वो दिख जाएंगे। जैसे कि एमपीएसआई प्रीलिम्स का बैच सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे ना तो आपको एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज भी दिख जाएगी, और कोई समस्या जाती है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जानकारी थी कैसे आपको ज्वाइन करना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं एग्जाम की, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ हमारे कोर्स का प्रमोशन देखने नहीं आए हो। वो तो जिनको रिक्वायरमेंट होगी वो ज्वाइन कर ही लेंगे, या पूछ पाछ के पता ही कर लेते हैं जिनको आवश्यकता है। बाकी वो हमारा एक काम है कि सर हम पढ़ा रहे हैं तो हम अपना कोर्स का अवश्य बताएंगे। बता दिया, ठीक है। अब आप जिस लिए वीडियो देख रहे हैं वो आप समझिएगा। दोस्तों ये सिलेबस है आपका, इतना पता है कि 500 पोस्ट हैं, लेकिन प्री में दोस्तों 5000 बच्चे क्वालिफाई होंगे, क्योंकि 10 गुना बच्चों को मेंस देने को मिलना है। ठीक है, तो पहली बात तो जो एक डर है ना बहुत बड़ा, उस डर को थोड़ा सा निकालिए। 500 पोस्टर देखोगे ना तो बहुत डर लगेगा, बहुत डर, में तो बहुत डर लगेगा। ठीक है, लेकिन 5000 पोस्ट सोच के करोगे तो डर थोड़ा कम लगेगा। लेकिन ये 5000 टोटल बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करने आएंगे
कि सर जनरल की तो इतनी है। अरे भाई मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, मुझे भी पता है जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है। तो जनरल की भी जो जितनी होंगी, यदि जनरल की मान लो 150 पोस्ट होंगी या 160 होंगी, 100 होंगी, जितनी भी, मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है, तो उसका भी 10 गुना बच्चा क्वालिफाई करेगा। यानी कि यदि 100 पोस्टें हैं तो 1000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो सर आपकी उसके लिए हो गया ताकि थोड़ा डर कम हो कि भाई सिर्फ 500 बच्चों को या जनरल के 100 बच्चों को नहीं लिया जा रहा है, उसका 10 टाइम्स प्री में लिया जा रहा है। अर्थात आप यदि सोच रहे होंगे हमें स्कोर 100 में से 85 या 90 करना है, तो इतनी मुझे नहीं लगता है कि इतनी कोई कट ऑफ जाएगी। अब 80 या 80 से थोड़े बहुत नंबर कम भी होंगे तब भी मुझे लगता है कि प्री क्वालिफाई हो सकता है जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए। कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत कम अपना हो जाता है। ठीक है सर, हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इन 10 सब्जेक्टों को थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। एक जो बहुत बड़ा डाउट आपका आता है वो आता है दोस्तों तर्क शक्ति पे। ठीक है, सॉरी, इस पे विश्लेषणात्मक क्षमता पे आता है कि सर इसमें क्या आएगा, मैथ आएगा कि रीजनिंग। तो भैया हमने तो बहुत पहले भी वीडियो बना करके बोला था, ठीक है, कि हम आवाज उठाते हैं, मांग करते हैं कि व्यापम में क्लियर कर दे। व्यापम ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, व्यापम ने कुछ भी बताया ही नहीं है कि ये चीज क्या है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, जो सब लोग चलेंगे वो सबको करना पड़ता है। लोग इसमें डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैथ एनालिटिक एबिलिटी जो है, मैथ रीजनिंग के कुछ मिक्स टाइप के टॉपिक आते हैं वो। बाकी मैं मैथ या रीजनिंग का टीचर नहीं हूं तो मैं बहुत ज्यादा इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग हमारे यहाँ पढ़ाते हैं या बाकी जगह पढ़ाते हैं वो मैथ रीजनिंग के मिक्स टाइप के टॉपिक हैं, डीआई हैं या फिर और कोई क्षमता होते होंगे जैसे कि मेंटल एबिलिटी टाइप के। ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं या बनेंगे ये, लेकिन डाउट आपके अकेले का नहीं है। यदि आप सोचते होंगे सर हम यहाँ पीछे तो नहीं हो जाएंगे, अरे आप ये भी तो सोचिए कि यदि आप यहाँ पर डाउट में हैं तो जो दूसरा छात्र है, ठीक है, जिसका सिलेक्शन होना है, वो भी तो डाउट में है, तो सबके लिए वही स्थिति बराबर है। तो इस बात से घबराना क्यों, यदि आपका एक क्वेश्चन गलत निकलेगा तो दूसरे का भी निकलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप क्योंकि ये सोचिए ना कि यदि आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं है तो दूसरे को कौन सी है, ना तो किसी कोचिंग संस्थान को है और ना ही किसी छात्र को है। तो जो एवरेज में सब लोग सोच के पढ़ा रहे होंगे लगभग वही आएगा, या थोड़ा बहुत यदि कुछ 19-20 होगा तो वो सबके लिए होगा। तो पहली बात तो इस चीज का डर खत्म करिए, जो भी आपके टीचर ने इसमें पढ़ाया है, ठीक है, वो पढ़ें, चाहे वो मैथ रीजनिंग का मिक्सचर पढ़ाया हो, चाहे डीआई पढ़ाया हो या कोई अन्य चीज। बाकी मैं इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूं तो मैं बहुत कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट बहुत स्पष्ट है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हमारे सर सब्जेक्ट का सिलेबस देख लिया हमने, पूरा पढ़ लिया, लेकिन हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब आपकी समस्याओं को एक एक करके पहले मैं समझता हूं कि क्या मेरे जो मैंने सोची है आपकी समस्या वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब आपकी समस्याओं पे बात करते हैं। तो पहली समस्या दोस्तों आती है कि सर क्या पेपर में एमपीजीके आएगा, प्री में क्या एमपीजीके आएगा, क्या लगता है आप लोगों को? वैसे वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं पूछ तो नहीं सकता हूं आप लोगों से, ठीक है, तो मेरा कहना है जी हाँ। आप बोलेंगे सर लिखा तो कहीं नहीं है, ठीक है, लिखा तो कहीं नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि हाँ जी सिलेबस में एमपीजीके नहीं लिखा है, लेकिन सिलेबस में भूगोल लिखा है, और उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि भूगोल इंडिया का, कि वर्ल्ड का, कि एमपी का। तो दोस्तों ये मूर्खता और एक गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप एमपीजीके को छोड़ दें। सर जब एमपीपीएससी में भी भूगोल आता है तो एमपीपीएससी खैर लिख के देता है, इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने अपने सेगमेंट को बांटा हुआ है कि भूगोल के यदि 10 एमसीक्यू आएंगे तो हम 5 एमपी का भूगोल पूछेंगे और 5 दोस्तों इंडिया और वर्ल्ड का, जो भी खैर वर्ल्ड ज्योग्राफी एमपीपीएससी से हटा दी गई है, लेकिन जो कॉमन आपकी होती है भाई फिजिकल ज्योग्राफी, उससे पूछ लेते हैं, और भारत के भूगोल से, नदियों पठारों से पूछ लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा भूगोल में पूरी संभावना है यदि आपके 10 क्वेश्चन भूगोल के आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन एमपी की नदी, एमपी के पठार, एमपी के पर्वत, एमपी की नदी घाटी परियोजना यानी कि बांधों से हो सकते हैं। वैसे एमपीपीएससी वाले जो छात्र एमपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं उनको इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका एमपीजीके बहुत अच्छा है। लेकिन जो एमपीपीएससी के छात्र नहीं हैं और जिन्होंने एमपी जीके को नदारद कर दिया, वो ऐसी गलती ना करें। हमने अपने बैच में, पहले हमें भी लगता है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, बाद में हमने अपने बैच में पूरा जो भी रिलेवेंट एमपीजीके था वो हमने पूरा पढ़ाया है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आपका एमपी का भूगोल यहाँ पर आने की पूरी संभावना है, आएगा। और कहां पर एमपी आ सकता है? सर करंट अफेयर्स लिखा है। अब करंट अफेयर्स में तो नेशनल, इंटरनेशनल
एमपी सवाल आता है। सर एमपी के करंट अफेयर्स के भी आने की संभावना है, यानी कि एमपी 4 से 5 नंबर का इधर भी हो सकता है, 3-4 नंबर का एमपी यहां भी हो सकता है। इतिहास जैसे इंडियन हिस्ट्री है, ऐसे ही एमपी के इतिहास की देखिएगा आप पेपर, वो कहीं पर उसने लिखा नहीं है लेकिन वो रिलेट करेगा। कैसे रिलेट करेगा एमपी, अब आप समझिएगा मैं कौन कौन से टॉपिक, जी हाँ आएगा, क्या आएगा। पूरा एमपीजी के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में आप एक बार देखिए, यहां पर ना इतिहास है, एक बार टिक करता हूं जहां पे एमपी आ सकता है, एमपी इतिहास आ सकता है, एमपी भूगोल आ सकता है, एमपी करंट अफेयर आ सकता है, और एमपी की पॉलिटी या एमपी का जो नागरिक शास्त्र जो हो गया सिविक्स वाला वो टॉपिक आ सकता है। और कहीं एमपी नहीं, 4 जगह एमपी मिल रहा है। तो अब आप बोलेंगे सर कि हम मध्य प्रदेश के मेले और मध्य प्रदेश के किले भी पढ़ें क्या? पॉसिबिलिटी, व्यापम का आप पेपर दे रहे हैं, आप ईएसबी का पेपर दे रहे हैं, आप किसी बहुत अच्छी संस्था का पेपर नहीं दे रहे हैं। सर यहां पर ना कोई गारंटी नहीं है कि वो पेपर कहां से पूछ ले, ठीक है। तो निश्चित तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हम एमपी के कम से कम मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का जो आपका राजनीति है, मध्य प्रदेश की राजनीति का मतलब एमपी के कौन राज्यपाल रहे हैं, कौन सीएम रहे हैं, कौन सचिव रहे हैं, कौन विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, इनकी पूरी लिस्ट, इनकी इंपॉर्टेंट डेटा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एमपी का करंट अफेयर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा एमपी पढ़ो, कि एमपी के सारे आप अवार्ड पढ़ने को बैठ गए हो, कि पूरे एमपी के जितने पुरस्कार हैं वो पढ़ रहे हो, पूरे एमपी के मेले पढ़ रहे हो, पूरे एमपी के आप हर एक जानकारी, ऐसा नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, ट्राइब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है एमपी का, ठीक है। भले ही ट्राइब्स के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन मेंस में ट्राइब्स के बारे में आना है, तो कम से कम बेसिक जानकारी मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में होनी चाहिए, कि भैया भील कहाँ रहते हैं, ठीक है, भील जनजाति कहाँ निवास करती है, या भीलों की स्पेशलिटी क्या है, भीलों के पर्व क्या है, भील क्या खाते हैं, भील क्या पहनते हैं, गोंड हो गए कहा। दोस्तों माफी चाहूंगा, एकदम से खांसी आ गई। गोंड कौन है सर, कहाँ रहते हैं, सहारिया क्या है, मध्य प्रदेश की पीबीटीजी क्या है। ट्राइब के बारे में देखा जाए तो भूगोल, इतिहास, राजनीति, कहीं पर भी ट्राइब नहीं आता है। ट्राइब मध्य प्रदेश का एक अलग से टॉपिक है, लेकिन मेंस में ट्राइब आना है, लिखा है सिलेबस में, पढ़ लो एक बार। एमपीजीके का ट्राइब वाला टॉपिक जो है, जनजाति वाला, वो मेंस में लिखा है, मे भी आ सकता है। तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। हमने पढ़ाई है, आपने यदि नहीं पढ़ी तो आप अवश्य पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा संपूर्ण एमपीजीके में आप कुछ टॉपिक को छोड़ सकते हैं जो आपके भूगोल, इतिहास, राजनीति, करंट अफेयर्स के सेगमेंट से बाहर आते हैं, उनमें से कुछ एमपीजीके के टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। आपको अवार्ड्स पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेलों, मंदिरों, महलों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक पर आप अवश्य ध्यान देना, क्योंकि आने के पूरे चांसेस हैं। आप देखिएगा 100 क्वेश्चनों में से कम 15 से 18 या 20 क्वेश्चन दोस्तों एमपी से संबंधित रहेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। उनका संबंध वो ले दे करके वो एमपी से बना देगा। वो जैसे कि भारतीय इतिहास पढ़ा रहा है, तो भारतीय इतिहास पढ़ाते समय वो चंदेल डायनेस्टी को जोड़ेगा, तो चंदेल डायनेस्टी तो एमपी की ही है ना। या उसने परमार डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो एमपी की ही डायनेस्टी है ना, एमपी का वंश है परमार वंश, तो वो कहीं ना कहीं से संबंध जोड़ सकता है और एमपी से रिलेट कर सकता है। तो एमपी को रिलेट करके चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब चीजें आप अच्छी कर पाएंगे। तो दूसरा आपका सवाल है नोटिफिकेशन में अधूरा सिलेबस, ठीक है। भाई दोबारा हमने बोला कि ईएसबी की कोई भी परीक्षा दे लो ना, कोई भी सिलेबस बताते नहीं। उन्होंने बोला कि सर गणित पढ़ के आ जाना, एमपी पुलिस का पेपर हुआ था, गणित आएगा। अब गणित कक्षा 1 का आएगा कि कक्षा 12 का, कुछ लिखा ही नहीं है। अभी एमपी पुलिस का पेपर हुआ, कई ऐसे टॉपिक भी गणित में डाल दिए जो सामान्य रूप से उसके प्रीवियस ईयर पैटर्न में थे ही नहीं। बच्चों ने टॉपिक नहीं पढ़ा। जब पहले दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस हो गया, तब जाकर के टीचरों ने, बाकी लोगों ने उस पोर्शन को पढ़ाया। क्योंकि भाई सामान्य रूप से आप सिलेबस नहीं बताओगे तो हर एक टीचर, हर एक व्यक्ति, हर एक संस्थान पीवाईक्यूज को फॉलो करता है, ठीक है। अब गणित का मतलब ये तो है नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ा दो, पूरा A to Z पढ़ा दो, जो रिलेवेंट आएगा वही तो पढ़ाया जाएगा। लिमिटेड टाइम मिलता है पढ़ाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम साल 2 साल एमपी पुलिस की तैयारी करा रहे होते हैं, 2-2 3-3 महीने में तैयारी करानी पड़ती है, क्योंकि बैच नोटिफिकेशन टाइम से नहीं आते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का अधूरा सिलेबस व्यापम की हर एक परीक्षाओं में है। उसने ये तो बोल दिया सर क्या है, आपको लेवल क्या रखना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर एक चीज को आपको 10th लेवल पे करके रखनी है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन के अधिकांश एग्जाम 10th लेवल के आते हैं। 12th के जो टॉपिक हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात कर लें,
कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये टॉपिक नहीं आते हैं, ना ये आएंगे। 10th लेवल पर आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। नहीं लिखा है, आपने फॉर्म भर दिया है, ये आपकी मजबूरी है कि आपको अपना जो भी टॉपिक है उसको लगभग लगभग जितना डिटेल से डेप्थ से जाना चाहिए वो आपको करना पड़ेगा। ये लेकिन व्यापम की परीक्षा में होता है। खैर, इस पे अब अपन इस टाइम पे कमेंट करें तो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है दोस्तों ए। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू होने से पहले एक बात बोली कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, फायदे रहेगी। सर मैंने बोला आप हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए 49 रुपए वाली, वो आपको फायदा देगी। ये नहीं कहा कि टेस्ट सीरीज ले लीजिए और आपका पूरा पेपर टेस्ट सीरीज से आ जाएगा। सर एक बहुत बड़ा सवाल, क्या टेस्ट सीरीज 100% निर्णायक होगी? यदि यही पेपर यूपीएससी का होता और एमपीपीएससी का होता तो मैं बोलता हूं कि 90% निर्णायक हो जाती सर, 90%। लेकिन ये पेपर सर एमपीएसआई का है और ये सर पेपर करा रही है व्यापम। सर ईएसबी का जो पैटर्न है ना वो इतना इतना अजब गजब है कि पढ़ते हैं दोस्तों हींग और आता है, समझ गए होगा। ठीक है, पहले इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप ये बात इतनी ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप तो खुद मतलब एक कह रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए, और आपको तो एक संस्थान में काम करना है, आप कैसे बोल सकते हैं कि टेस्ट सीरीज निर्णायक नहीं होगी? मेरे पास ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो एमपी पुलिस के एग्जाम में टेस्ट सीरीज में 50 से 55 स्कोर करते थे और फाइनल में 75 से 80 नंबर ले आए हैं। और कई ऐसे छात्र हैं जिनके टेस्ट सीरीज में 80-82 नंबर आ रहे थे, उनका स्कोर 67-68 या 70 नंबर पर रुक गया है। क्या होता है भाई, टेस्ट सीरीज जब कोई व्यक्ति बनाता है तो टेस्ट सीरीज क्या देख के बनाता है? जो रिलेवेंट सिलेबस होगा। टेस्ट सीरीज हम बनाएंगे तो अपने रिलेवेंट सिलेबस से और थोड़ा सा पीवाईक्यू को समझते हुए बनाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते थे, ऐसे वाले डाल दो। अब ये तो है नहीं कि हम एमपीएसआई के एग्जाम में यूपीएससी के क्वेश्चन डाल दें, ठीक है, और ये भी नहीं है कि हम एमपीएसआई के एग्जाम में बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन डाल दें। एक लेवल को मेंटेन करके चलेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज बहुत उम्दा लेवल की होती है, लेकिन व्यापम के पेपर उम्दा लेवल के नहीं होते। ठीक है, व्यापम का जो पैटर्न है कुछ फिक्स ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि वो क्या डाल देगा। हम आपको, जैसे कि हमने आपको बांधों के बारे में पढ़ाया, तो जो चर्चित बांध हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं हम वो पढ़ाएंगे। कुछ ऐसे भी पढ़ा सकते हैं जो इनकी जानकारी बिल्कुल नहीं है लेकिन वो कभी कभार आए हैं किसी परीक्षा में। लेकिन व्यापम ने इस बार दोस्तों मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम पे ऐसे ऐसे बांध, ऐसी ऐसी परियोजनाएं पूछी थी जिनका उत्तर आपको मध्य प्रदेश की किसी किताब में नहीं मिल सकता है। सिर्फ भारत सरकार की एक बांधों की वेबसाइट थी, वहां पे पूरे क्वेश्चन मिले थे बाद में जब वो चेक किए गए। तो भाई पैटर्न टेढ़ा है, लेकिन एक बात याद रखा करिए, यदि आपके लिए टेढ़ा होगा तो वो दूसरे के लिए भी टेढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज में आपके नंबर 90 आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि भाई हमने एक सही और आदर्श पैटर्न पे पेपर बनाया है, टेस्ट सीरीज बनाई है अपनी। व्यापम का स्तर कुछ पता नहीं है, कई बार इसका फायदा मिल सकता है, कई बार नहीं मिलेगा, तो ये निर्णायक नहीं है, पहली बात। लेकिन अब आप बोलेंगे सर निर्णायक नहीं है तो हमें टेस्ट देना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, टेस्ट देने से आपको एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है उसकी जानकारी मिलती है कि हमें लगभग कितना बनता है। टेस्ट के माध्यम से दोस्तों आपको ये पता चल जाता है कि आपका कौन सा सेगमेंट कमजोर है, कौन सा सेगमेंट कमजोर है। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन दिए 100, 10 पॉलिटी के भी हैं, 10 हिस्ट्री के भी हैं। आपके मान लो 80 नंबर आए, लेकिन आपने चेक किया कि सर हमारे एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि करंट अफेयर का हो गया या फिर हमारा क्या बोलते हैं भूगोल का ले लिया, इन दो में स्कोर नहीं हो पा रहा, तो आपको कम से कम अपने कमजोर सेगमेंट की जानकारी तो मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां से कितना मैच करेगा कितना मैच नहीं करेगा, टेस्ट सीरीज से मैच करे ना करे, लेकिन जो ये रहता है ना कि हमने लगभग, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन करा रहे हैं, 1000 क्वेश्चन करा रहे हैं सर आपको। ठीक है, प्रायिकता कितनी कम है, आपको कम से कम मान लो ये पेपर 1.5 लाख बच्चों ने भरा है, एवरेज देखा जाए तो 8-10 शिफ्टें होंगी, तो 1000 तो सर क्वेश्चन वैसे ही उनके हो गए हैं। 1000 क्वेश्चन उनको वैसे चाहिए, तो ये तो है नहीं कि 1000 क्वेश्चन के पूरे 1000 एज इट इज आ जाए। हाँ, एमपीपीएससी में सर एक पेपर होता है और उस एक पेपर को कराने के लिए हम कम से कम आपको 15, 20 या 10 टेस्ट कराते हैं, तो 1000 क्वेश्चन देकर के हम 100 फंसाने की गारंटी ले सकते हैं। ये वनडे एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, ये वनडे एग्जाम है, इसमें हम 1000 क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं, उनमें से 1000 के 1000 तो पूरे आ नहीं जाएंगे।
तो पहली बात तो वनडे एग्जाम में टेस्ट सीरीज निर्णायक उतनी नहीं होती है, लेकिन आपको अपनी तैयारी का स्तर पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी दोस्तों कैसी है। यदि आपका स्कोर बहुत कम हो रहा है तो इसका मतलब तैयारी कमजोर है। लेकिन कई बार टेस्ट सीरीज ही पूरी की पूरी रिलेवेंट नहीं होती। कई लोगों के मैंने देखी है कि भाई क्वेश्चन पता नहीं कहाँ के डाल दिए हैं, या फिर बहुत आसान बना दिया या बहुत ज्यादा कठिन। हम अपने टेस्ट को पेपर के हिसाब से थोड़ा सा मीडियम रख रहे हैं। तो दोस्तों टेस्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी कमजोरी की जानकारी मिलती है, तैयारी का स्तर पता चलता है, लेकिन इसको कभी निर्णायक नहीं मानिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर आने पर बहुत खुश नहीं होना है और कम आने पर मायूस नहीं होना है। आई थिंक सो कि मैंने आपकी एक बड़ी परेशानी या दिमाग में एक जो दर्द हुआ होगा उसको दूर किया है। नहीं होती सर निर्णायक वनडे एग्जाम में। ये वनडे एग्जाम ही माने जाते हैं, भले ही इसको 2 चरण में कर दिया हो, लेकिन एमपीएसआई देखा जाए तो ईएसबी के एग्जाम में कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज का स्कोर निर्णायक नहीं है, लेकिन पैटर्न या अपने एक सेगमेंट की दोस्तों इन्फॉर्मेशन के लिए हमें टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, चौथी दोस्तों हमें हमारी बेस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों पहली चीज है, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो दोस्तों रिलेवेंट सिलेबस है विद एमपीजीके के, जो भी एमपीजीके की मेन चीजें हैं। पहली बात तो दोस्तों आपको इसको कंप्लीट करिए। कंप्लीट हो जा, वैसे तो मैं अभी ये बात कर रहा हूं तो आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया होगा 90% या 100% या 95%। तो उसको 2-4 दिन में आप अपना पहले कंप्लीट करो। सर आपको कोशिश ये करनी है कि डेली आप 8 से 10 घंटे का समय निकालें, बहुत ज्यादा नहीं, 8 से 10 घंटे का समय निकालिए। 2 से 3 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो ये चीजें हैं, जो भी आपका सिलेबस है, इसको रिवाइज करिए कि हमने ये पढ़ा है। ठीक है, 2-3 घंटे आपने रिवीजन कर लिया। ठीक है, आप जितना भी आपका रह गया है कोशिश करिए डेली आप एक मॉक दे दो। ठीक है, एक मॉक डेली दे दो, या फिर दोस्तों अल्टरनेट डे पर आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट में 2 घंटे का समय लगता है और पूरे 2 घंटे को यूटिलाइज करें आप अपने। ठीक है, और 2 घंटे टेस्ट के अलावा दोस्तों इसका 1 घंटे आप एनालिसिस करिए। ठीक है, नहीं करोगे एनालिसिस तो भैया जो गलतियां आपको हुई हैं वो आप दोबारा करते रहेंगे। हम टेस्ट देते हैं और पता चला 2 घंटे हैं, हमें लग रहा है अरे हम तो फटाफट कर लेंगे, जीएस है, 1.5 घंटे में टेस्ट कर लिया, जाकर के रैंक चेक करिए और जो गलत हुआ उनको छोड़ दिया। बहुत बड़ी गलती, कभी सुधार नहीं हो पाएगा ऐसे में। जब तक आप अपने टेस्ट के गलत प्रश्नों का उत्तर चेक नहीं करोगे, कहां गलती हो रही है वो नहीं देखोगे, एक टेबल नहीं बनाओगे। टेबल का मतलब है कि भाई हमारी सेगमेंट में इतने नंबर आए हैं, यहां पे गलती हुई है, उस सेगमेंट पर फोकस नहीं करोगे, आप टेस्ट सीरीज में स्कोर आपका नहीं बढ़ पाएगा ऐसे में। ठीक है, आप कितना भी पढ़ते रहें। तो आप उसको 1 घंटे एनालिसिस के लिए अवश्य दें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक डेली ना करके आप ये अल्टरनेट करो, क्योंकि इतने टेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। हमने आपको 10 मॉक टेस्ट दिए हैं और यदि 20 डेज हैं तो अल्टरनेट डे पे एक टेस्ट लगाओ, उसका तुरंत एनालिसिस करो कि यहां पे गलती हुई है, गलती हो गई है। अब उस टॉपिक को दोस्तों पढ़ो, थोड़ा सा उसको रिवाइज करो कि सर वहां पर क्या है। सर कम से कम डेली की 4 घंटे, अप्रोक्सीमेटली सर 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपके लिए दोस्तों बेस्ट तरीका क्या होता है प्रैक्टिस का। हमने लिया यूट्यूब और देखने लगे क्लास, हमें बनता कुछ है नहीं है, और यूट्यूब पर चल रही है मिक्स क्लासेस, क्योंकि यूट्यूब पर सामान्य रूप से टॉपिक वाइज तो कोई पढ़ाता नहीं है, कभी कभार 2-4-6 दिन पढ़ा दिया। सर बहुत जरूरी होता है कि अपने सिलेबस को, जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हमें हिस्ट्री के ना, या मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको मान लो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको एमपी का पोर्शन पढ़ा रहा हूं, तो आपके एमसीक्यू ना टॉपिक वाइज हो। टॉपिक वाइज एमसीक्यू में हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मिस्टेक्स बेसिकली कहां पर हैं। ठीक है, हमने सर ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन लगाए, उसमें 50 में सारी नदियों के बांधों के क्वेश्चन मेरे सही निकल गए, पहाड़ों पर्वतों के, और जहां से जलवायु वाइज हमने पूरी गलती कर दी। या फिर मान लो हमने एक टेस्ट लगाया जिसमें जलवायु का 1-2 प्रश्न आया और नदी बांधों के बहुत प्रश्न आ गए, अपन बहुत प्रश्न है एकदम, अरे यार सर ज्योग्राफी तो शानदार है हमारी, पूरे नदी पठारों के क्वेश्चन कर दिया। जलवायु के क्वेश्चन आ गए तो हमारी गलती हो गई, या खनिजों के क्वेश्चन आ गए तो हमारी गलती हो गई। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज एमसीक्यू दोस्तों लगाए हों अपने। ठीक है, ये सब कुछ हमने अपने बैच में कराया है। ठीक है, अब हो सकता है कुछ छात्रों ने उसका बहुत लाभ लिया हो और कुछ छात्रों ने ना लिया हो। जिनने लिया है उनको माइंड में एक पॉजिटिविटी है, जिनने नहीं लिया है
मतलब कई बार ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपने बैच ज्वाइन कर लिया आप सफल हो गए, काम भी करना पड़ता है, साथ में पढ़ना भी पड़ता है, ट्रस्ट भी करना पड़ता है। ये नहीं कि एक दो क्लास देखी बोले यार ये टॉपिक में मजा नहीं आया, अरे छोड़ दो इस क्लास को, मजा नहीं आ रहा है और समझेंगे, और ही देखते रहते हैं और समय निकल जाता है। ठीक है, जब आप ट्रस्ट करके कोई चीज ज्वाइन करते हैं, समझते हैं, तो उस पर वर्क करना, उस पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो आपका समय सर कितना हो गया, 8 से 10 घंटे पढ़ना है, 2-3 घंटे चला गया रिवीजन में, 4 घंटे प्रैक्टिस में। अब 4 घंटे प्रैक्टिस में पहले बात तो आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप, मैं मानता हूं कि आपने कर ली है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं ना कर ली, नहीं कर ली है तो आपको ये जो 8-10 घंटे हैं इससे और समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपने दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू कंप्लीट करके रखे हैं, तो आप 2-3 घंटे रिवीजन करिए, 4 घंटे प्रैक्टिस करिए। आप वाईटी पर जो हमारी क्लास चलती है, जैसे कि मेरी क्लास एक डेली फ्री क्लास चलती है दोपहर में 2 से 3, मैं बैच के अंदर तो सिर्फ ज्योग्राफी और एमपीजी के पढ़ाया हूं मैंने, लेकिन 2 से 3 वाली क्लास में दोपहर में इसी चैनल पे मेरी जीके जीएस की क्लास आती है, जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चंस कराता हूं, ताकि आपको 1 घंटे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखने को मिलती रहे। ऐसे करके दोस्तों आपको 3 से 4 घंटे अपने सभी सब्जेक्टों की प्रैक्टिस करनी है, वाईटी के माध्यम से या किसी भी कोई बुक आपके पास हो तो उसके माध्यम से। भाई अल्टरनेट डे पर आप एक टेस्ट लगाते रहिए और अपनी जो गलतियां हैं इन गलतियों का जायजा लेते रहिएगा। कोई टॉपिक लगता है मजबूत नहीं है, जैसे ही आप एनालिसिस करोगे, यहां पे हमें मिला कि सर भूगोल में हमारा मुगल काल बहुत कमजोर है, तो जल्दी से अपने नोट्स को उठा करके, अपनी क्लासेस को उठा करके मुगल काल को एक बार रिवाइज कर लो। सर ये आपके लिए बेस्ट अप्रोच है। 2-3 चीजें मैंने बताई हैं, सिलेबस हो गया आपका, सिलेबस का रिवीजन, और दोस्तों आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, ये 3 चीजें जो होंगी दोस्तों आपको सफलता दिलाएंगी। ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट किया, सिलेबस का रिवीजन किया, प्रैक्टिस करी, टेस्ट लगाया, टेस्ट का दोस्तों एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपने अपनी गलती देखी, गलती देख करके दोस्तों उस टॉपिक पर थोड़ा सा फोकस किया, उस टॉपिक को सुधारा। जो टेस्ट एक बार दे चुके हो, हर टेस्ट को दोस्तों री अटेम्प्ट जरूर करो। एक टेस्ट आपने जो दिया है उसको, उसके एनालिसिस करने के बाद उसको री अटेम्प्ट अवश्य करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने एक टेस्ट किया, हमारे 80 क्वेश्चन सही निकले, 20 गलत, आपने एनालिसिस कर लिया, आपने चेक कर लिया इसका उत्तर है, कुछ दिनों के बाद 4-5 दिनों के बाद उस टेस्ट को री अटेम्प्ट करो, ताकि आपको ये रहे कि हमने ये क्वेश्चन किया था, हमें याद है, अब ये गलती हमसे नहीं है, वही स्कोर आपका बढ़ेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो दोस्तों ये आपकी अप्रोच है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। क्या छूट गया था आपसे, यदि एमपीजी का छूट गया तो उसको कवर अप करो। एमपी करंट अफेयर का जितना रिलेवेंट पोर्शन है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, वाईटी पर और जो बच्चे बैच के हैं वो मैं आपको रिलेवेंट करा चुका हूं और अभी और कराने वाला हूं और कराऊंगा। ठीक है, इनमें से किसी भी छात्र को लगता है कि सर कोई समस्या जा रही है, तो दोस्तों खान ग्लोबल स्टडीज में बहुत बेहतरीन टीम का आपका ये वाला बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन करें, जिसकी फीस 699 है, अभी 10% ऑफ चल रहा है, ये 70 रुपए इसमें और डिस्काउंट हो जाएगा, तो 630 के आसपास मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज है, यदि आप बैच नहीं लेते हैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बाकी ये टेस्ट लोगे तो टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। और जो समस्याएं हों आपकी, देखो ऐसा तो है नहीं मैं सारी समस्याएं आपकी समझता हूं, जितनी मुझे समझ में आई थी वो मैंने बात करी है। ठीक है, और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, लेकिन रिलेवेंट तरीके से कमेंट करिएगा, पढ़ूंगा, यदि लगेगा तो उस टॉपिक पर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से, हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे, सही तरीके से अटेम्प्ट चीजों को करेंगे तो कामयाब होंगे, और डरते रहेंगे तो यार ये बताओ, माउंटेन ड्यू पी करके लोग क्या प्रमोट करते हैं कि डर के आगे जीत है। ठीक है, डर के आगे जीत है बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। यदि हम घबराते रहेंगे तो कैसे सर निकल पाएगा, और हम कौन से सर, हमें 100 में से हमें 90 नंबर लाने हैं यार। ठीक है, हमें कौन से 100 में से 90 लाने, यदि हमारे नंबर 80 100 में से आ जाते हैं, 78 आ जाते हैं, तो लगभग लगभग मेरी ख्याल से मुझे लगता है कि इतने में आराम से हमारा क्वालिफाई होगा एग्जाम। ठीक है, तो आप पहले अपना स्कोर सेट करिए कि हमें 100 में से 100 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेंगे तो हम कई बड़ी चीजें छोड़ देंगे। आप ए स्कोर ला करके क्वालिफाई कर सकते हो, तो इससे 5-7 नंबर ज्यादा का टारगेट बना करके अपने टेस्ट को अटेम्प्ट किया करिए, और डरो मत, डर करके कौन सा कुछ हो जाएगा सर, इतना बड़ा सिलेबस है, प्री निकल जाएगा, अभी मेंस भी तो देना है। अभी फोकस प्री पर करो, अभी सिर्फ प्री देखना है, प्री निकलेगा, अच्छे से निकलेगा, बस अच्छे से पढ़ाई करनी है और पॉजिटिव रह करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, आई होप सो कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करिए, कोशिश करूंगा कि आपकी उस बात को और सुलझाऊं। बाकी मेरी डेली दोपहर में 2 बजे 2 PM पर
इस चैनल पर क्लास होती है संडे को छोड़ करके, तो डेली 2 बजे आप क्लास देखा करिए और कोई समस्याएं हो तो आप बताया करिएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को, जय हिंद।